चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, अपभ्रंश के पहले महाकवि का नाम क्या है। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। लगातार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अपभ्रंश के पहले महाकवि का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। तो स्वयंभू जो हैं ये अपभ्रंश के पहले महाकवि माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का पहला कड़वकबद्ध रचना का नाम क्या है। तो अपभ्रंश का पहला कड़वकबद्ध रचना का नाम क्या है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पौमचर्यू। तो पौमचर्यू जो है ये अपभ्रंश का पहला कड़वकबद्ध रचना माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके कवि का नाम है स्वयंभू। और ये रचना जो है ये 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम रचना माना जाता है। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो पौमचर्यू जो है ये 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम रचना माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अपभ्रंश के पहले ऐतिहासिक व्याकरण का नाम क्या है। तो अपभ्रंश के पहले ऐतिहासिक व्याकरण का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। तो हेमचंद्र जो है ये अपभ्रंश के पहले ऐतिहासिक व्याकरण माने जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं। तो हिंदी के पहले कवि का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरहपा। तो अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं सरहपा, और इनका समय माना जाता है 9वीं सदी। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं सरहपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहला प्रयोग किस कवि ने किया था। तो हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहला प्रयोग किस कवि ने किया था, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरहपा। तो सरहपा ने सबसे पहले हिंदी में दोहा चौपाई का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी की पहली रचना का नाम क्या है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी की पहली रचना मानी जाती है श्रावकाचार, और इसके लेखक का नाम है देवसेन। ये प्रश्न नेट में कई बार पूछा गया है। तो हिंदी की पहली रचना मानी जाती है श्रावकाचार, और इसके लेखक का नाम है देवसेन। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की पहली रचना का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य की पहली रचना का नाम क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी साहित्य की पहली रचना मानी जाती है, और इसके लेखक का नाम है चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई जो हैं ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, और हिंदी साहित्य की पहली रचना मानी जाती है पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की पहली महाकाव्य
कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी काव्य में पहले 12 मासा का वर्णन किसने किया है? तो हिंदी काव्य में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किसने किया है, उस कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो जो है ये हिंदी काव्य में सबसे पहले 12 मासा वर्णन इसमें किया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की पहली रचना का नाम क्या है? तो किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की पहली रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संदेश रासक। तो संदेश रासक जो है ये किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की पहली रचना मानी जाती है और इसके लेखक का नाम है अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान जो हैं ये संदेश रासक के कवि माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवहट का सबसे पहला प्रयोग किस कवि ने किया था? तो अवहट भाषा का सबसे पहला प्रयोग किस कवि ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति ने किया था कीर्तिलता में। तो विद्यापति ने सबसे पहले कीर्तिलता में अवहट भाषा का प्रयोग किया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के सबसे पहले गीतकार का नाम क्या है? तो हिंदी के सबसे पहले गीतकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। तो विद्यापति जो है ये हिंदी के सबसे पहले गीतकार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सबसे पहले मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? तो हिंदी में सबसे पहले मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले मुकरियों की शुरुआत की थी हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो हैं ये भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के पहले सूफी कवि का नाम क्या है? तो हिंदी के पहले सूफी कवि का नाम क्या है? तो इनका नाम है असायत। सूफी प्रेमाख्यान का पहला काव्य का नाम क्या है? तो सूफी प्रेमाख्यान का पहला काव्य का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हंसावली। तो हंसावली जो है ये सूफी प्रेमाख्यान का पहला काव्य माना जाता है और इसके लेखक माने जाते हैं असायत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य का नाम क्या है? तो हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हंसावली, जिसके लेखक हैं असायत। हिंदी का पहला वक्रोक्ति कथानक महाकाव्य का नाम क्या है? तो हिंदी का पहला वक्रोक्ति कथानक महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्मावत। तो पद्मावत जो है ये हिंदी का पहला वक्रोक्ति कथानक महाकाव्य माना जाता है और इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है
हिंदी की आदि कवयित्री का नाम क्या है? तो हिंदी की आदि कवयित्री का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मीराबाई। तो मीराबाई जो हैं ये हिंदी की आदि कवयित्री मानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य का नाम क्या है? तो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य का नाम क्या है? ये प्रश्न भी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूरसागर। तो सूरसागर जो है ये कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य माना जाता है और इसके लेखक का नाम है सूरदास। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य का नाम क्या है? तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामचरितमानस और इसके लेखक का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भक्तिकाल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो भक्तिकाल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने जो है सबसे पहले भक्तिकाल को स्वर्ण युग घोषित किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसके बाद श्याम सुंदर दास ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो सबसे पहले सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुलसी सतसई। तो ऐसा माना जाता है कि तुलसी सतसई से सबसे पहले सतसई परंपरा की शुरुआत हुई थी, परंतु अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। तो अगर ऑप्शन में तुलसी सतसई दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, परंतु अधिकांश जो विद्वान हैं वो हित तरंगिणी, जिसके लेखक है कृपाराम, उसको जो है सतसई परंपरा का शुरुआत करने वाला रचना मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाव्य का सबसे पहला ग्रंथ का नाम क्या है? तो रीतिकाव्य का सबसे पहला ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हित तरंगिणी और इसके लेखक का नाम है कृपाराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में लिखित पहला काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? तो खड़ी बोली में लिखित पहला काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक के द्वारा अनुवादित हर्मिट, जिसको उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था एकांतवासी योगी के नाम से। तो एकांतवासी योगी जो है ये खड़ी बोली में लिखित सबसे पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है और ये जो है एकांतवासी योगी ये हर्मिट का खड़ी बोली में अनुवादित रचना है। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के पहले स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य का नाम क्या है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है और इसके लेखक का नाम है हरिऔध। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। गीतिकाव्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था और कहाँ पर किया गया था? तो गीतिकाव्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था और कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
सबसे पहले इसका प्रयोग किया था लोचन प्रसाद पांडेय ने कुसुमन माला की भूमिका में। तो कुसुमन माला भूमिका में सबसे पहले लोचन प्रसाद पांडेय ने गीतिकाव्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की पहली कृति कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की सबसे पहली कृति कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका झरना, जो लिखा गया था 1918 में, और इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ से तीन प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो झरना जो है ये छायावाद की पहली कृति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ला अनुसार छायावाद का पहला प्रतिनिधि कवि का नाम क्या है? तो शुक्ल के अनुसार छायावाद का सबसे पहला प्रतिनिधि कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, और ये प्रश्न भी आ सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का पहला प्रतिनिधि कवि किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने माना था? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त छंद का पहला प्रयोगकर्ता कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मुक्त छंद का पहला प्रयोगकर्ता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित जूही की कली। तो जूही की कली जो है ये मुक्त छंद का पहला प्रयोगकर्ता रचना माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की पहली कविता का नाम क्या है? तो निराला की पहली कविता का नाम क्या है? तो उसका नाम है जूही की कली, और ये प्रकाशित हुई थी 1916 में, 1916। तो निराला की सबसे पहली कविता मानी जाती है जूही की कली। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो प्रयोगवाद का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता नाम किसने दिया था? तो नई कविता नाम सबसे पहले किसने दिया था? उस कवि का नाम क्या है या उस साहित्यकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञा ने। तो अज्ञा ने सबसे पहले नई कविता नाम दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञा की पहली काव्य कृति का नाम क्या है? तो अज्ञा की पहली काव्य कृति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भग्नदूत। तो भग्नदूत जो है ये अज्ञा की पहली काव्य कृति मानी जाती है, और इसका समय माना जाता है 1933। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह, जो लिखा गया था 1907 में। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतर, तो ये जो है सबसे पहले उर्दू में लिखा गया, बाद में उसको हिंदी में अनुवादित किया गया। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो हिंदी का पहला उपन्यास अधिकांश विद्वानों या इतिहासकारों के अनुसार
कौन सा माना जाता है उसका नाम क्या है? हिंदी का पहला उपन्यास, तो इसका सही उत्तर होगा आपका परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी की पहली उपन्यास मानी जाती है और इसके लेखक का नाम है लाला श्रीनिवास दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? ये प्रश्न भी लगातार विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कायाकल्प। तो कायाकल्प जो है ये प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास माना जाता है और ये लिखा गया था 1926 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र का पहला उपन्यास का नाम क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी माना जाता है। लगातार ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जैनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परख, और ये लिखा गया था 1929 में। इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका घृणामयी। तो घृणामयी जो है ये इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास माना जाता है और ये लिखा गया था 1929 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चित्रलेखा, और ये लिखा गया था 1934 में। अज्ञा का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अज्ञा का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शेखर एक जीवनी, जो लिखा गया था 1941 में। फणीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका मैला आंचल, जो लिखा गया था 1954 में। तो मैला आंचल जो है ये रेणु का प्रथम उपन्यास माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वे दिन। तो निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास माना जाता है वे दिन, जो लिखा गया था 1964 में। हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंदुमती, और इसके लेखक का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। तो किशोरीलाल गोस्वामी जो हैं इंदुमती के लेखक हैं, और इंदुमती जो है ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष, और इन्होंने लिखा था दुलाई वाली। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो वो है बंग महिला। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? तो वो है राजेंद्र बाला घोष, और उन्होंने कौन सी कहानी लिखी थी? तो वो है दुलाई वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की पहली कहानी का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्राम, जो लिखा गया था 1911 में, और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से भी 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रसाद की पहली कहानी मानी जाती है इंदु, जो लिखा गया था 1911 में,
और इंदु पत्रिका में इसको छापा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम क्या है? तो प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंच परमेश्वर, जो लिखा गया था 1916 में 1916। और प्रेमचंद का अंतिम कहानी माना जाता है कफन। तो पहली कहानी मानी जाती है पंच परमेश्वर और अंतिम कहानी मानी जाती है कफन। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परिंदे, और ये लिखा गया था 1960 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो लेखक कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा निर्बंसिया, जो लिखा गया था 1957 में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम रस, श्रृंगार और नायिका भेद जितने ग्रंथ हैं उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो रस, श्रृंगार और नायिका भेद से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो हैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हित तरंगिणी। तो हित तरंगिणी के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं कृपाराम, और ये लिखा गया था 1541 में। तो हित तरंगिणी के लेखक हैं कृपाराम, और ये लिखा गया था 1541 में। इसके बाद आता है साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं सूरदास। इसके बाद रसमंजरी। तो रसमंजरी के कवि का नाम क्या है और ये कब लिखा गया था? तो इसके कवि माने जाते हैं नंददास, और ये लिखा गया था 1550 में। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद आता है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया जो है इसके कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं केशवदास, और रसिक प्रिया लिखा गया था 1591 में। ये सभी जो हैं ये रस, श्रृंगार और नायिका भेद ग्रंथ हैं। इसके बाद आता है नखशिख। तो नखशिख रचना के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं केशवदास। इसके बाद नायिका भेद। तो नायिका भेद रचना के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं रहीम। इसके बाद नगर शोभा। तो नगर शोभा के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं रहीम। इसके बाद सुंदर श्रृंगार। तो सुंदर श्रृंगार के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं सुंदर कविराय। तो सुंदर कविराय जो हैं ये सुंदर श्रृंगार के कवि माने जाते हैं, और ये लिखा गया था 1631 में। इसके बाद रसकोश। तो रसकोश के लेखक का नाम क्या है या इसके कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं नयामत खां जान या जान कवि। तो नयामत खां जान जो है ये रसकोश के कवि माने जाते हैं, और ये लिखा गया था 1619 में। इसके बाद शिखनख। तो शिखनख के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं बलभद्र। इसके बाद श्रृंगार सागर। तो श्रृंगार सागर के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं मोहनलाल मिश्रा, और ये लिखा गया था 1589 में। तो श्रृंगार सागर के कवि हैं मोहनलाल मिश्रा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस विलास अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो रस विलास के कवि का नाम क्या है? रस विलास।
तो इसके कवि माने जाते हैं चिंतामणि, और ये लिखा गया था 1633 में। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद रस रहस्य, तो रस रहस्य के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र जो हैं ये रस रहस्य के कवि हैं, और ये लिखा गया था 1670 में, 1670। फिर आता है भाव विलास। तो भाव विलास के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं देव कवि, और यह लिखा गया था 1689 में। इसके बाद आता है अष्टयाम। तो अष्टयाम के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं देव कवि। इसके बाद शब्द रसायन, काव्य रसायन के कवि का नाम क्या है? तो शब्द रसायन और काव्य रसायन के कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देव कवि। इसके बाद आता है सुख सागर तरंग। तो सुख सागर तरंग के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देव कवि। इसके बाद जाति विलास। तो जाति विलास के कवि कौन माने जाते हैं? तो इसके कवि माने जाते हैं देव कवि। फिर प्रेम तरंग। तो प्रेम तरंग के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं देव। फिर आता है रस पीयूष निधि। तो रस पीयूष निधि के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं सोमनाथ, और ये लिखा गया था 1737 में। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार विलास के कवि का नाम क्या है? तो श्रृंगार विलास के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं सोमनाथ। इसके बाद रस सारांश। तो रस सारांश के कवि कौन हैं? तो इसके कवि माने जाते हैं भिखारी दास। तो रस सारांश के कवि माने जाते हैं भिखारी दास। इसके बाद श्रृंगार निर्णय। तो श्रृंगार निर्णय के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं भिखारी दास। इसके बाद आता है रसिकानंद। तो रसिकानंद के कवि माने जाते हैं ग्वाल कवि। इसके बाद रस तरंग। तो रस तरंग के कवि कौन हैं? तो इसके कवि माने जाते हैं ग्वाल कवि। इसके बाद बलवीर विनोद। तो बलवीर विनोद के कवि कौन हैं? तो इसके कवि हैं ग्वाल कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सुधा निधि। तो सुधा निधि के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं तोस, और यह लिखा गया था 1634 में। इसके बाद आता है रस प्रबोध। तो रस प्रबोध के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं रसलीन, और यह माना जाता है 1742। तो रस प्रबोध लिखा गया था 1742 में। इसके बाद अंग दर्पण। तो अंग दर्पण के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं रसलीन, और यह लिखा गया था 1737 में। इसके बाद आता है नवरस तरंग। तो नवरस तरंग के कवि का नाम क्या है? तो नवरस तरंग के कवि हैं बेनी प्रवीण, और यह लिखा गया था 1817 में। तो नवरस तरंग के कवि हैं बेनी प्रवीण, और यह लिखा गया था 1817 में। इसके बाद रसभूषण। तो रसभूषण के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं याकूब। जुगल रस विलास। तो जुगल रस विलास के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं उजियारे कवि। रस चंद्रिका। तो रस चंद्रिका के कवि कौन माने जाते हैं? तो इसके कवि माने जाते हैं उजियारे कवि। इसके बाद रस शिरोमणि। तो रस शिरोमणि के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं
महाराज राम सिंह और यह लिखा गया था 1773 में। इसके बाद आता है जुगल विलास। तो जुगल विलास के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं महाराज राम सिंह और यह भी लिखा गया था 1779 में। इसके बाद आता है रस निवास। तो रस निवास के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं महाराज राम सिंह और यह लिखा गया था 1782 में। तो महाराज राम सिंह ने रस शिरोमणि, जुगल विलास और रस निवास की रचना की है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है रसिक विनोद के कवि का नाम क्या है? तो रसिक विनोद के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रशेखर वाजपेयी और यह लिखा गया था 1846 में। इसके बाद आता है जगद विनोद। तो जगद विनोद के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं पद्माकर और यह लिखा गया था 1803 में। इसके बाद रस रत्नाक। तो रस रत्नाक के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं सुखदेव मिश्र। इसके बाद रसार्णव। तो रसार्णव के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं सुखदेव मिश्र। इसके बाद रसराज, अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना है। कई बार रसराज पूछा गया है कि इसके कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं मतिराम। तो रसराज के कवि हैं मतिराम और यह लिखा गया था 1643-53 के अंतर्गत। तो रसराज की रचना हुई थी 1643-53 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस माधुरी। तो श्रृंगार रस माधुरी के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं कृष्णदेव भट्ट या कृष्ण भट्ट देव। तो कृष्ण भट्ट देव जो हैं ये श्रृंगार रस माधुरी के कवि माने जाते हैं और ये लिखा गया था 1712 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वर वधु विनोद। तो वर वधु विनोद के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं कालिदास त्रिवेदी। इसके बाद काव्य कलाधर। तो काव्य कलाधर के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं रघुनाथ बंदीजन और यह लिखा गया था 1745 में काव्य कलाधर लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है भाव पंचाशिखा के लेखक का नाम क्या है? तो भाव पंचाशिखा के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बृंद और यह लिखा गया था 1686 में। इसके बाद यमक सतसई। तो यमक सतसई के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं बृंद कवि और यह लिखा गया था 1706 में। इसके बाद नायिका भेद। तो नायिका भेद के नाम से एक और रचना लिखा गया था जिसके लेखक का नाम क्या है या इसके कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नृपशंभु। तो नृपशंभु जो हैं ये नायिका भेद रचना के लेखक माने जाते हैं नृपशंभु। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है श्री राधा सुधा शतक के लेखक का नाम क्या है या इसके कवि का नाम क्या है? तो श्री राधा सुधा शतक के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हठी जी। इसके बाद नखशिख। तो नखशिख के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं पजनेस। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने 100 से भी अधिक प्रश्न उत्तर की चर्चा की जो लगातार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आप इनको नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी जो हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर हैं
जो कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करते रहेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।